छोड़ाया करते थे पैमाने में। मतलब जो है ना कि जब अय्याशी वाले दौर चल रहे होते हैं ना, तो बंदा जो है वो आधी आधी जो आधा आधा जाम छोड़ाता है कि चलो कोई बात नहीं, इतना तो बंदा छोड़ देता है। तो और फिर जब कड़की के टाइम चल रहे होते हैं तो वो उतना भी बहुत होता है। तो है ना, अब तो इतनी भी मैसर नहीं पैमाने में, सॉरी मैखाने में जितनी छोड़ाया करते थे कि जितना ग्लास में छोड़ाते थे, अब तो पूरे मैखाने में उतना नहीं मिलता। बीलों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ऊपर से हमें सच बोलने की आदत भी थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक है। जो नई स्कीम वाली अनाउंसमेंट हुई, उसने क्या किया, चीज़ों को आउट कर दिया। जिन्होंने अभी तक बीलो नहीं उठाया हुआ था, उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि या तो बीलो और सीलो दोनों इकट्ठे उठाएं या दोनों ही ना उठाएं। अच्छा, फिर हमारा जो एक ऑफिशियल सेशन हुआ, उसमें भी मैंने लोगों को ये मशवरा दिया कि अगर आपका बीलो और सीलो दोनों रहते हैं तो फिर कोशिश करें कि फिर ना उठाएं इसे, क्योंकि बीलो पास करने के बाद भी आपका आधा पेपर पास हुआ हुआ होगा और आपको अगली दफ़ा वो नया वाला बड़े वाले पेपर का हाफ फिर भी देना पड़ेगा। अब ऐसे में वो कॉलेजेस जिनको होता है कि नहीं जी हमने बस अपने नंबर्स बढ़ने हैं और बच्चे को सच नहीं बताना, तो उन्होंने कहा नहीं बीलो उठा लो, नया भारी पेपर है, अच्छा है भारी पेपर का आधा पास हो जाएगा, इस तरह से करके। तो ये कमर्शियल एडवाइस ज़रूर है लेकिन सिंसियर एडवाइस नहीं है। तो हमें आदत है सिंसियर एडवाइस देने की। तो इस वक्त ये हमारा सबसे कमज़ोर बैच बन गया। यानी जिस वक्त हमने वो स्कीम की वो की, उस वक्त तक जो एनरोलमेंट हुई थी, फिर उसके बाद माइनस होनी शुरू हो गई। तो कम होते होते तो अब हम ये सोच रहे थे कि यहाँ इससे कोई छोटा कमरा ढूंढें जिसके अंदर जो है ना हम क्लास करें। और अब सिर्फ थोड़े से वो वाले बच्चे जो कि अभी भी शायद जुनूनी हैं, अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कोई दुख नहीं होगा कि अगर आप में से 10 बच्चे मज़ीद भी माइनस हो जाए। मैं अभी 200 के कमरे में ऑटेट और सीलो पढ़ा के आ रहा हूँ, तो उसके बाद जो है ना, और अभी MFA भी हमने 300 वाले कमरे में पढ़ाना है। तो दरमियान में बीलो जो है वो नेचुरली उसने कम होना था और कुछ हमने भी सच बोला। तो अगर तक अभी तक आपको सही वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं पता तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। नई स्कीम 2025 6 महीने बाद ICAP अप्लाई करने जा रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली 98% चांस है कि वो 6 महीने बाद, यानी कि जो मार्च 2025 की अटैम्प्ट है वो है पुरानी स्कीम के तहत। नई स्कीम में बीलो सीलो ये 2 पेपर ऐसे हैं जिन्होंने हिट होना है। कैसे हिट होना है? नई स्कीम में बीलो और सीलो को जोड़ के वो एक बड़ा पेपर बना देंगे। तो अगर इस अटैम्प्ट में किसी ने बीलो सीलो नहीं पास किया हुआ तो नई वाली स्कीम में वो एक बड़ा पेपर दे रहा होगा। वो होगा थोड़ा ज़्यादा भयानक, मतलब इतना मज़े नहीं होंगे जितने बीलो और सीलो के अलग वाले हैं। आउटकम नंबर 2, बंदे ने बीलो, आप बीलो देते हैं, फ़र्ज़ करें आपका बीलो सीलो दोनों रहते हैं, आप बीलो देते हैं, बीलो पास कर लेते हैं, तो नई स्कीम का वो पेपर आपको आधा देना पड़ेगा। यानी वो आधा पेपर 50 नंबर का आप दिया करेंगे और उस 50 में से 25 नंबर पासिंग मार्क्स होंगे। 100 में से 50 आसान होता है, 50 में से 25 उतना आसान नहीं होता। मतलब 100 में से तो आप फिर 2-3 सवाल नहीं आते तो 20-22 नंबर का जुआ खेल गए। 50 में ना जुआ खेलने के लिए आपके पास होते 7-8 नंबर ही हैं। तो ये दूसरी आउटकम है। और तीसरी आउटकम ये है कि अगर आपके दोनों पास हैं तो वो नया वाला पेपर आपका पास है। तो सजेशन नंबर 1, अगर आपका सीलो पास है और बीलो दे तो लाजमी दें, मतलब इन 2 में से एक पास है तो दूसरा लाजमी दें। अगर दोनों रहते हैं तो अनलेस कि आपने 4 पेपर देने हैं, अगर आप 3 पेपर दे रहे हैं तो उस 3 में फिर आपका बीलो आपको फ़ायदा नहीं देगा। फिर कम्बिनेशन शुड बी FR1 CMA और टैक्स CMA। भले भारी पेपर है लेकिन आप एक पेपर दें भी और उसके बाद वो गिनती में भी ऐड ना हो और आपके पास होने के बाद भी आपके अब आगे मज़ीद उतने पेपर रहते हो तो वो को बहुत अच्छा आउटकम नहीं है। तो इसलिए वही वाली बात है, हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने का हमें शौक़ है। तो मतलब बीलो हमारा एक बड़ा ब्रांडेड सा पेपर होता है, इसमें सैकड़ों बच्चे होते हैं, लेकिन इस टाइम पे ये हमारा सबसे गरीब पेपर है, चूँकि इसमें नेचुरली अगर एक बिगनर बच्चा आ रहा है तो इस वक्त बीलो उठाने में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। कुछ जज्बाती लोग होते हैं, वो कहते हैं सर मैंने 4 पेपर देने हैं। और 4 पेपर कौन से देने हैं? FR1 CMA टैक्स बीलो। ये थोड़ा सा ज़्यादा जज्बाती हरकत हो जाती है। मैं कहता हूँ अगर आप 4 पेपर देना चाहते हैं तो एक बड़ा और 3 छोटे होने चाहिए, यानी FR1 टैक्स बीलो सीलो। तो अगर कोई 4 पेपर देना चाह रहा है तो फिर बीलो सीलो इकट्ठे उठाए। लेकिन खाली बीलो अगर आप दे रहे हैं तो उससे शायद को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। बस एक डाउट है कि ICAP शायद 1 आध महीने बाद ये अनाउंस कर दे कि
वो डाटा वाला जो नया पेपर है, डाटा सिस्टम, एक नया पेपर ये लेके आ रहे हैं, शायद उसकी एग्जामिशन ग्रुप ए पूरा पास करने पे रख दें। तो अगर आपके ग्रुप ए के सारे पेपर रहते हैं तो भी चारों पेपर इकट्ठे देना को बहुत बड़ी अक्लमंदी वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपने पीछे कुछ को फास्ट ट्रैक में कोई एक आध पेपर दिया हुआ है और आप कम्बिनेशन बना सकते हैं, तो बीलो सीलो इकट्ठे उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सीलो पास हुआ हुआ है और बीलो उठा रहे हैं, सीलो दिया हुआ और बीलो उठा रहे हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं और उठा भी 3 रहे हैं और उनमें से एक बीलो है और सीलो साथ शामिल नहीं है, तो फिर ये थोड़ा सा गलत फैसला है। मतलब माना कि ये और हमें बैकफायर कर सकती है चीज़, लेकिन शायद कमर्शियल कमाने से बेहतर है आप लोगों को सही मशवरा देना। तो सही मशवरा ये है कि बीलो का फ़ायदा तब है जब सीलो भी साथ दे। लो जी, मैंने तो जो है ना सारी प्लानिंग ही ख़राब करवा दी। सर लेकिन आपने जैसे कहे कि 6 महीने के बाद ये स्कीम अप्लाई होगी। जी बिल्कुल। 50 मार्क्स का पेपर होगा सीलो का। हाँ, मतलब अगर आप बीलो पास कर लेते हैं तो 60 मार्क्स का, ये भी एक दरमियानी अप्रोच है। मतलब कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बीलो में लोग पढ़ ही नहीं रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ज़्यादा रिकमेंडेड अप्रोच ये है कि अगर आप ये वाला पेपर का टाइम निकाल के किसी और पेपर को ये टाइम दे दें, वो ऐसा पेपर जिसके पास होने पे पूरा पेपर पास हो। क्योंकि इसके पास होने पे नई स्कीम का आधा पेपर पास हुआ होगा ना, जब आप उधर जाएंगे तो खामखा आपका गिनती थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। तो जो सच्चा ऑनेस्ट मशवरा है वो ये है। चूँकि इस पेपर के साथ ऐसा है तो इसमें अमीर भाई, बल्कि आप भी सबको बता दीजिएगा कि सर ने कहा है कि अगर बीलो का कोई बच्चा आके कहे जी मैंने बीलो छोड़ना है, मुझे रिफ़ंड कर दें, मैंने किसी और सब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होना है कुछ और, तो हमने उसको खुले दिल से अकोमोडेट करना है। क्योंकि ये सब्जेक्ट इस टाइम पे ना थोड़ा सा फंस गया इनको। मतलब अगर ये गलत फहमी में इन्होंने लिया है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सही बातें नहीं करें। ये ऑनलाइन पे भी अप्लाई होता है, ये फ़िज़िकल पे भी अप्लाई होता है। तो कोई भी स्टूडेंट कभी भी मैनेजमेंट को कहे कि सर आतिफ ने मुझे क्लास में कहा है कि देखो अगर तुम अपना कम्बिनेशन थोड़ा सा और तरीके से रख सकते हो तो उस तरह से रख लो। और अगेन हो सकता है आप किसी और तरह से कम्बिनेशन रख लें और अचानक से आईकेप की एक अनाउंसमेंट आए कि हाँ भाई अब ग्रुप ए जिसका पूरा पास होगा उसको वो नया वाला पेपर एग्जाम्प्ट होगा, तो कोई बात नहीं। बीलो इतना बड़ा नहीं है, ये रिज़ल्ट के बाद भी अगर आपका एकदम से प्लान चेंज हो कि नहीं वो तो अब नई आई कि अपने ये अनाउंसमेंट कर दी अब यूँ फ़ायदा है, तो आप इसमें रिवर्स मार के दोबारा आ सकते हैं। इस टाइम पे हम लोग एक बीलो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है। तो हम क्या करते हैं, हम रिज़ल्ट तक एक हिस्सा कवर करते हैं, रिज़ल्ट आने के बाद दूसरे वाले हिस्से को शुरू करते हैं और फिर पहले वाले हिस्से को रिपीट करते हैं। तो रिज़ल्ट के बाद इस क्लास को हम पोस्ट रिज़ल्ट बना के वो हाफ पोर्शन करेंगे और जो पहला वाला पोर्शन है वो उसके बाद दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो अगर आप रिज़ल्ट के बाद भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ मुझे ये जानना था कि आप लोग गलत फहमी में तो नहीं आए। अगर गलत फहमी में आए तो ये मेरे ऊपर हराम होगा कि मैं पैसे कमाने के लिए या कॉलेज का बेनिफिट करने के लिए मैं आप लोगों को बगैर बताए बस पढ़ाता रहूँ और सेशन के बीच में आपको कहीं से पता लगे कि यार ये तुमने क्या किया है। तो क्या आप सारे लोग वो हैं जो पीआरसी से भी फ्री हो के आए हैं? हाँ, तो फिर सच्ची बात ये है। हाँ, अगर आप में से कोई कहता है कि सर मैं तो ज़्यादा कैपेसिटी वाला स्टूडेंट हुई नहीं, मैं तो 2 पेपर उठाता हूँ, ऐसा बच्चा फिर ये 2 के बजाय 3 का जुआ खेले, फिर वो FR1 के साथ बीलो सीलो दोनों दे दे। तो सिचुएशन 1, अगर आपने 2 सोचे हुए हैं, आप कहते हैं मैं ज़्यादा हिम्मत वाला बच्चा नहीं, तो बीलो और सीलो दोनों जोड़ के तकरीबन 1 पेपर के बराबर लोड है, फिर आप ऐसा जुआ खेल लें। तो ये पेपर एक ही होगा बीलो और सीलो? जी, नए वाली स्कीम में बीलो और सीलो को जोड़ के एक नया पेपर बनाएंगे। 50 नंबर का बीलो होगा, 50 नंबर का सीलो होगा। जिसके दोनों पास हैं उसका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, जिसका एक पास है उसको आधा पेपर देना होगा, जिसके दोनों रहते हैं उसको नया वाला पेपर देना होगा। तो देखिए ना, मतलब यहाँ 2 पेपर यहाँ से माइनस करके वहाँ 1 पेपर, तो ये को बहुत ज़्यादा मज़े की अप्रोच नहीं है। लेकिन सीएम में अगर आपका पास है तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो इसका थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन आ रहा है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सिर्फ वाहिद इसमें जो क्लिक है वो ये है कि अगर आईकेएफ ने एकदम से कह दिया ना ग्रुप ए पास होने पे वो डाटा सिस्टम्स वाला नया पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो बीलो अचानक से सैनिटाइज़र बन जाएगा। सैनिटाइज़र समझते हैं? कोविड और सैनिटाइज़र। कोविड आने से पहले भी सैनिटाइज़र वही काम करता था, और तो कोविड जैसे ही आया तो सैनिटाइज़र अचानक से बहुत अहम हो गया। तो अगर आईकेएफ ने ये कह दिया ना कि ग्रुप ए पूरा पास करने पे वो है, तो फिर बीलो अचानक से उसी तरह से अहम हो जाएगा और फिर हम 300 वाले कमरे में शिफ्ट हो रहे होंगे। तो वो इस तरह से। आप कुछ कह रहे थे? सर टैक्स तो रह जाएगा अगर फिर जिसने 3 उठाए हैं? जी, अगेन टैक्स
एक पेपर रहेगा और वही एक पेपर है। यानी एक बंदा कहता है मैंने 2 पेपर देने हैं, तो वो 2 पेपर क्या उठा रहा होगा, या वो FR1 CMA उठा रहा होगा या FR1 टैक्स उठा रहा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बंदा 2 पेपर का सोच रहा है ना, वो 2 के बजाय 3 सोच ले, फिर एक अकाउंटिंग रखे और ये 2 छोटे पेपर उठा ले। उसने सोचा 2 था लेकिन तकरीबन 2.5 कर ले, नई स्कीम का एक तगड़ा पेपर निकाल लेगा वो। लेकिन सर अगर हम अभी FR1 के साथ बी लॉ सी लॉ मतलब वो हम उसकी तैयारी करते हैं। नहीं, अभी पेपर अभी एक नहीं है, आने वाली अटेम्प में, उसके बाद हाँ आने वाली अटेम्प में ये 2 अलग अलग पेपर हैं। उसके फ़ौरन बाद जो आगे नई स्कीम आएगी तो ये मर्ज हो जाएगा। सर अभी फिर साथ कॉस्ट रख लेनी चाहिए अपनी जॉब की जगह। असूलन मतलब एक अच्छा कम्बिनेशन FR1 CMA और टैक्स है। CMA थोड़ा भारी पेपर है, उसके लिए फिर माइंड बनाना पड़ता है। आप कहें नहीं सर मैंने इतना जुआ नहीं खेलना, तो फिर वो जुआ बी लॉ सी लॉ फिर दोनों पे खेलें। मतलब अकेले से ना बहुत प्लस नहीं होने वाला। आप अकेला पेपर दे भी दें और अगली दफ़ा फिर उसका एक भाई खामखा दोबारा दे रहे हो, तो ऐसे करना है तो फिर या तो दोनों पेपर इकट्ठे उठाएं या फिर दोनों छोड़ दें। मशवरा ये है, लेकिन हर बंदे का अपना अपना मिजाज है, अपना अपना कम्बिनेशन है। जो कम्बिनेशन आपको जैसे सूट करता है उस तरह से, लेकिन गलत बयानी मैं नहीं करना चाह रहा। तो ये पेपर 50 नंबर का होगा या 100 का होगा? जी, नेक्स्ट पेपर पूरा पेपर 100 का होगा, लेकिन जिसका बी लॉ पास हुआ वो होगा, वो उसमें सिर्फ कंपनी लॉ का पोर्शन देगा 50 नंबर का। जिसका कंपनी लॉ पास हुआ वो होगा, वो उसमें 50 नंबर का बी लॉ का पोर्शन देगा। जिसके दोनों पास हुए हुए होंगे उसको नया पेपर नहीं देना होगा। जिसके 2 भी रहते होंगे उसको 1 देना होगा। तो नंबर गेम बेहतर हो जाएगी, यानी कि वो आप इस स्कीम में भी पेपर पास करें, आगे जाएं फिर से उसी हो तो फिर दुख ही लगेगा। तो ये है ओवरऑल सिचुएशन। ओरिएंटेशन स्टार्ट होने से पहले ही मैंने जो है ना माहौल ख़राब कर दिया। सर अगर कोई टैक्स और CMA उठा रहे हैं तो इज इट वर्थ इट कि आप CMA हटा के बी लॉ सी लॉ करें? FR1 टैक्स CMA अगर उठा रहे हैं, हाँ मतलब कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। बस ये जहन में रखना है कि एफर्ट तो लगेगी। CMA तकरीबन 2 घंटे की तो क्लास का रन टाइम करनी होती है तक। मैं भी 50 पर घर बी लॉ सी लॉ ये 5 दिन होती है, बाकी 6 दिन क्लास होती है। सर यही पूछ रहा हूँ कि अगर CMA को हटाकर बी लॉ, हाँ मतलब ये है कि अगर आप इस तरह का कम्बिनेशन बना रहे हैं तो यानी कि बन सकते हैं। इस वक्त जो है ना, असल में हमारा कमरा अचानक से चेंज हो गया, उस कमरे में बोर्ड भी था और वहाँ उस हिसाब से डिवाइस थी। क्या ये चल रहा है, इस पर ये चल रहा है, तो शायद मैं यहाँ पे शायद कॉम्बिनेशन है R1 टैक्स CMA, कॉम्बिनेशन है सी लॉ बी लॉ, एक कॉम्बिनेशन हो सकता है R1 सी लॉ और टैक्स। थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट्स का मिजाज दूँ। हमारे 8 पेपरों में 3 पेपर छोटे माने जाते हैं और 5 बड़े माने जाते हैं। बी लॉ सी लॉ और टैक्स ये बाकियों से लाइट है, लेकिन ये जो दोनों अकाउंटिंग ग्रुप एक ही हैं ये तगड़ी हैं। और इसी तरह से ग्रुप बी में कंपनी लॉ के अलावा सब तगड़ा है, यानी वो R2 भी भारी पेपर है, MFA और ऑडिट भी बड़े पेपर हैं। तो बी लॉ और सी लॉ और टैक्स ये 3 थोड़े से लाइटर वर्जन हैं। तो अगर तो आप जज्बाती स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ आना चाहिए। अगर आप अबव एवरेज है, जज्बाती तो फिर बहुत आगे की चीज़ होती है ना, जो 4 पेपर दे रहा है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, अब मुझे नहीं पता आप कौन से वाले स्टूडेंट हैं, तो ये कुछ कम्बिनेशन। और अगर आप बहुत ही ठंडे खेलना चाहते हैं तो बस R1 दे दें। तो ये कुछ कहानी बनती है। सर अभी अगर हम FR1 सी लॉ बी लॉ ये थोड़ा सा इसकी तरफ भी फोकस है। खैर इधर तो वो आपको भाई कैमरे वाले भाई
वो नज़र आ रहा है स्क्रीन पे? हाँ, इतना सा फ्रेम है इसमें, आप जो है ना कौन सा को बड़े कमरे में है, तो दोनों मैं भी आ रहा हूँ, ये भी आ रहे हैं, या इधर आ रहा है? आप कम नज़र आ रहे हैं और वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। सर अगर हम अभी FR1 और C लॉ B लॉ अगर अभी हम इसकी तैयारी करते हैं, ठीक है, लेकिन पेपर तो ये 6 मंथ्स के बाद ही हम देंगे ना, इसी टाइम में तो नहीं दे सकते B लॉ और C लॉ इकट्ठे? नहीं क्यों नहीं? अच्छा, अगर आपको ये कन्फ्यूजन है तो ये मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, सी लॉ इज़ एन आज़ाद पेपर। ग्रुप ए और ग्रुप बी का कोई मसला नहीं है इसमें। ये नहीं है कि ये ग्रुप बी का तो आप नहीं उठा, ग्रुप बी के 2 पेपर आप नहीं उठा सकते, R2 MFA। R2 तब उठा सकते हैं जब आप उठा सकते हैं जब आपका CMA पास हो, दिया ना हो, पास हुआ वो। ऑडिट और सी लॉ ये 2 आज़ाद पेपर हैं, लेकिन ऑडिट भारी और मैच्योर पेपर होता है कि उसके लिए रिकमेंडेड होता है कि आपने बाकी सारे पढ़े हुए हो। तो इस वक्त सी लॉ है आज़ाद पेपर, सी लॉ पे कोई पाबंदी नहीं है। आप सिर्फ एक पेपर उठा रहे हो पहली दफ़ा और वो सी लॉ है तो भी ओके है। तो सी लॉ है आज़ाद पेपर। तो मकसद ये है कि मैं आपको क्लैरिटी से बताऊँ, अब ये मेरा मोस्ट नोन पेपर है, या सबसे ज़्यादा पे में होता है। तो बिजनेस लॉ तो हमारा बड़ा ये है कि 300 साढ़े 300 एवरेज फिजिकल बैच होता है, वगैरह मिला के स्टूडेंट्स एक नॉर्मल सेशन में होते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि झूठ बोल के नहीं, सच से बच्चों को कह रहा हूँ ना मैं। कुछ इस तरह से है। सर अगर हम ये चारों दे दें तो फिर नई स्कीम के मुताबिक हम कितने पेपर देंगे? जी अब अगेन ये 4 दे रहे हैं, ये 4 दे रहे हैं और स्कीम आती है, और नई स्कीम में ना अभी नई स्कीम में 3 पे फ़र्क पड़ा है। CMA का नाम बदल के हो गया है MFA, सॉरी MFA कह रहा हूँ, MFA तो मौजूद है। मैक कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, और CMA कहते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। तो उसमें क्या होगा, ये जिसमें डिसीजन मेकिंग टाइप के एरियाज उनका फोकस बढ़ जाएगा, और जो स्टार्टिंग टॉपिक्स हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये चेंज है मुश्किल से 10 या 5%। तकरीबन वैसा ही पेपर, तकरीबन 90% वैसा ही बन जाएगा। ये एक चेंज है नई स्कीम में। दूसरी चेंज ये है कि बी लॉ और सी लॉ पुरानी स्कीम के 2 अलग अलग पेपर्स हैं, नई स्कीम में ये दोनों जुड़ के एक पेपर हो जाएगा। तीसरा चेंज ये है कि एक नया पेपर आ रहा है जिसका नाम है डेटा सिस्टम्स एंड इस तरह से करके, थ्योरेटिकल है, खुश के रट्टा टाइप का पेपर है, IT शाइटी वाली बातें उसमें ज़रा ज़्यादा। अभी ICAP ने ये नहीं बताया कि वो पेपर किसको देना और किसको नहीं देना। 2-3 गुमान है। एक गुमान ये है कि जिसके 4 पेपर पास हुए होंगे उसको नहीं देना। एक गुमान ये है कि जिसका ग्रुप A पास हुआ होगा उसको नहीं देना। तो फ़र्ज़ करें आप ग्रुप A का पूरे पेपर पहले ही प्लान नहीं कर रहे थे, फिर तो आप इररेलेवेंट है उस डिसीजन में। लेकिन अगर आप पूरा ग्रुप A प्लान कर रहे हैं पूरा, तो ठीक है, फिर आप उसी तरह से चलते रहें। लेकिन पूरा ग्रुप A आसान बात नहीं है, क्योंकि इसमें R1 CMA दोनों भारी हैं, टैक्स और बीलो हल्का है। तो 4 पेपर अगर दे रहे हो तो आइडियली FR1 के साथ 3 छोटे पेपर होने चाहिए। तो ये कुछ कहानी इस तरह से बनती है। R1 टैक्स और CMA जी, ये ज़्यादा जज्बाती फैसला है या R1 के साथ बीला सीला और टैक्स ही ज़्यादा? असल में ये जज्बाती इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेपर है, और FR1 CMA बहरहाल अबव एवरेज बच्चों का काम है। यानी हमने देखा है कि ये 2 पेपर जो इकट्ठे उठाते हैं उनकी रिजल्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा होता है। वो क्या करते हैं, पेपर से 1-1.5 महीने पहले CMA खामखा छोड़ना शुरू कर देते हैं कि नहीं शायद हमसे गलती हो गई। तो जज्बाती मैं इसलिए नहीं कह रहा, शायद इसका सिलेबस और इसका सिलेबस बराबर है, 2 और ऑप्शन 4 शायद बराबर है, लेकिन इधर नंबर ऑफ पेपर्स ज़्यादा हैं। मतलब ICAP में ज़्यादा दिनों के लिए जाना होगा, फिर छुट्टियों की प्लानिंग उसी तरह से आगे पीछे होती है, फिर 4 क्लासें लेनी पड़ती हैं। मतलब इससे ये वाली दिक्कतें ऐड हो जाती हैं कि वो जो आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं वो 3 के बजाय जब 4 नज़र आते हैं तो भारी भारी सा फील हो रहा होता है। एक और कम्बिनेशन CMA बी लॉ सी लॉ कर लें। CMA बी लॉ सी लॉ कर लें तो फिर आप ना फंस जाएंगे, चूँकि R1 की बेस पे R2 ने खुलना है। CMA और मैक का तो वो किसी भी वक्त इसको रिवर्स कर सकते हैं, चूँकि पहले CMA की बेस पे ना MFA को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन R2 से पहले R1 ज़रूरी है। फिर क्या होगा, इस वक्त आप
CMA कर रहे होंगे, फिर अगली दफ़ा आप R1 पढ़ रहे होंगे, फिर उससे आगे कहीं R2 और उससे आगे कहीं MFA, तो बड़ी स्लो हो जाएगी कहानी। असूलन इस वक्त आप इंट्रो पढ़ के आए हुए हैं, तो इंट्रो के बाद CMA और R1 में से चॉइस शुड बी R1, नेचुरल चॉइस वही है। और CMA थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है R1 की निस्बत। तो अगर मेरे से R1 और CMA में चॉइस पूछी जाए तो फिर R1 इज़ गुड टू गो। मतलब बिगनर बच्चा 100% R1 तो उठाता ही है जी। जो सबसे आइडियल है इस वक्त वो FR1 C लॉ और B लॉ। अब उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना चाह रहे, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद 2 पेपर सोचे हुए थे और अब थोड़ा सा स्ट्रेच करके 2.5 कर ले, मतलब वो ये 2 छोटे पेपर कर लेंगे। तो जो मुनासिब लोड वाले लोग हैं उनके लिए ये अच्छा है। जो अबव एवरेज हैं वो फिर B लॉ C लॉ से भाग जाएं, ताकि ये 3 पेपर दें और नई स्कीम के 3 पेपर एग्जाम करवाएं, बजाय इसके कि आप B लॉ दें और उसके बाद भी पूरा पेपर नहीं, आधा पेपर एग्जाम हो रहा हो। तो इसलिए इजी हो के अच्छी तरह से आप सोच के फैसला करें जी। ऐसा भी है कि जो बच्चे भी मतलब बीला दे रहे हैं नई टेंथ में भी उनके लिए सीला उसी तरह एक अलग सब्जेक्ट है। असल में होगा ये कि ICAP लेगा 3 घंटे का एग्ज़ाम, और उसमें कुछ लोग होंगे जिन्होंने खाली आधा पेपर देना होगा, वो वहाँ बैठे हुए होंगे और 1.5 घंटे बाद ICAP उनसे उनके आंसर स्क्रिप्ट ले लेगा और उन लोगों का अलग से रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट में 2 कैटेगरीज होंगी, एक पूरे पेपर का रिजल्ट और एक C लॉ ओनली वाला रिजल्ट। बात समझ आई कि वो हाफ पेपर सेम एग्जाम हॉल होगा, सेम दिन होगा, सिर्फ आपने आधे टाइम के बाद वो आपको उठा देंगे और आपके उस पर एडमिट कार्ड पे लिखा होगा कि आपने सिर्फ एक पोर्शन करना है। तो क्वेश्चन पेपर पूरा मिलेगा, लेकिन आप उसमें से सिर्फ एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए में पूरा B लॉ होता है, पार्ट बी में पूरा C लॉ होता है, वो जो कंबाइंड पेपर होता है। चूँकि इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि ये पहले इकट्ठे अलग अलग होते थे, फिर कंबाइन हुए थे, फिर कंबाइन से अलग हुए थे। ICAP जब भी स्कीम चेंज करता है उसे लगता है इनको जोड़ या तोड़ देंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया है। तो ये 2013 में अलग अलग पेपर होते थे, फिर ये 2016 में जुड़ गए, मतलब 14 ऑटम में जुड़ गए, फिर 2021 के एंड पे फिर से अलग हो गए और 2025 में दोबारा से जोड़ने लगे। तो ICAP खेलता जा रहा है इन पेपर से। R2 टैक्स के साथ R2 टैक्स के साथ आप R2 तो कैसे पहुंच गए? R1 दे दिया है और तो फिर तो असूल, फिर तो B लॉ C लॉ की कहानी आप फिर अपनी सीधी रखें। R1 CMA दोनों दे दिए, तो फिर मेरे ख्याल में फिर आप ग्रुप A को कंप्लीट करते हुए आगे, यानी फिर यही वाले खेल लें, टैक्स B लॉ C लॉ, ताकि अगर ICAP ये कहे कि जिसका ग्रुप A पास है आप उसमें भी क्वालिफाई कर जाएं, और ICAP वो जो B लॉ C लॉ का कंबाइंड पेपर वाला करे आप उसमें भी कर जाएं। तो अगर जैसे भाई ने कहा कि अगर FR1 CMA दोनों दिए हुए हैं, अल्लाह करे दोनों पास हो जाएं, तो B लॉ C लॉ टैक्स देने का मतलब ये है कि जब आप नई स्कीम में जाएंगे तो आपका R1 एग्जाम्प्ट हो जाना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जाम्प्ट हो जानी है, टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाना है, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ एग्जाम्प्ट हो जाना है। और अगर उन्होंने ये ग्रुप A वाली बात कर दी या ये बात कर दी कि 5 पेपर पास होने पे दोनों सूरतों में आपका वो नया पेपर पे एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ऐसे में फिर आप कॉम्बिनेशन। एक और बात भी है ना, R1 CMA ना ये होते हमेशा, मतलब इनका रिजल्ट आने से पहले तक ना 100% क्लैरिटी नहीं होती, तो बंदा R2 और MFA पढ़ते हुए ना पता नहीं बैठा हुआ होता है कि पता नहीं क्या। तो ये इस तरह से है, तो थी ओरिएंटेशन, लेकिन मुझे लग रहा था कि आप लोगों तक नॉलेज है हो, वो सेशन पर हमने उसको शेयर किया, तो मैं कि हमारे पास एनरोलमेंट बड़ी तेज़ी से कम हो जाएंगी, लेकिन उतनी तेज़ी से कम नहीं हुई। हाँ, लेकिन थी शुरू से ही जस्ट बिकॉज ये वाला सारा मामला। अगर CMA में अटेम्प्ट लग जाए, यानी कि आप CMA दें और वो रह जाए, इस अटेम्प्ट में दें और रह जाए, तो फिर आपको नया पेपर देना पड़ेगा। जो मैक है चेंज नहीं है, लेवल हाई और जो वो ग्रुप B में प्लान कर। तो पता है ICAP हो सकता है एक महीने बाद थोड़ा सा फिर से रिवाइज कुछ चीज़ शेयर करे, तक जो उसने शेयर किया उसकी बेस पे डिसीजन ले रहे हैं। मार्च के बाद कंफर्म है कि स्कीम चेंज, इस पे तो बहुत पक्के हुए हैं वो। मतलब ये चीज़ वाहिद कंफर्म चीज़ हमें जो नजर आ रही है वो ये है कि इस वक्त सिलेबसेस बन रहे हैं, किताबों शुरू कर दिया उन्होंने।
तो हो सकता है दिसंबर के आसपास ये कह देंगे हमने किताबें भी बना ली हैं। जो इन्होंने हमें प्लान दिया है ना, उन्होंने कहा कि स्कीम पे ले जाएंगे, क्योंकि सीफैप में कम से कम देना होता है। तो वो कह रहे थे कि हम लोग पीआरसी जून से ऑनवर्ड नया वाला लेंगे, हम क्या नया वाला ऑटम 2025 में लेंगे और नया वाला दिसंबर 2025 में लेंगे। तो यूँ समझें कि फिर आगे तकरीबन जून या जून से आगे जितने भी इम्तिहान है ना, वो नई स्कीम के प्लान कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन देखिए ना, अभी आज अपनी प्लानिंग कम से कम एहतियातन तो उस तरह से कर सकते हैं कि अगर जो भी हो हमें उसमें नुकसान ना हो। तो एक दफ़ा जो है ना, ये अपने तौर पे इसको सोचिएगा, देखिएगा कि क्या आपको, या मैं काम करता हूँ, मैं करके पर्सन टू पर्सन पूछ लेता हूँ जो सामने है, कम से कम का मशवरा सुन के आपको काम आ जाए या ऑनलाइन वाले आज़ाद के काम। दूसरा, मैं ईमेल भी दे देता हूँ, आप उस पर मेरे से पर्सनली भी बता सकते हैं कि मैं इस तरह का स्टूडेंट हूँ, मेरा ये मामला है, मुझे एडवाइस क्या है। आसान वो ईमेल है, आतिफ आब्दी, वो नाम आपको पता है, ब्रोशर्स पे आतिफ आब्दी होता है। FCA कहते हैं बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट को। जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनके साथ ACA लिखा होता है, जिनको कम से कम 10 साल हो चुके होते हैं उनके साथ FCA लिखा होता है। तो अभी मेरी ICAP की आखिरी इंस्टॉलमेंट रहती है देने वाली, तो मैं किताब पे फ्रंट पे ACA लिखता हूँ, लेकिन मैं FCA हूँ। तो मेरा ईमेल है आतिफ आब्दी FCA फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट @gmail.com। तो आप इधर ईमेल पे मेरे से कह सकते हैं कि सर मैंने क्लास अटेंड की थी, मेरा ये सिचुएशन है। लेकिन बहरहाल अभी मैं पर्सन बाय पर्सन टाइप, आज हमने देखे ना पीछे ओरिएंटेशन बेचारी सजी हुई है, वो कोई बात नहीं, मुझे उसमें कोई दो साइड पे रहे, आज ये वाली बातें होनी बड़ी ज़रूरी हैं। तो एक एक करके चलते हैं। इस साइड पे आवाम कम है, न्यू साइड पे आवाम कम है। क्या सोचा हुआ था कम में? आपने PRC दी है? हाँ ना सर, बेसिकली मैं अटेम्प्ट दे कर आ रहा हूँ। आप अटेम्प्ट दे के आ रहे हैं। आपने कौन कौन से पेपर दिए हैं? R1 दिया था और बीलो दिया था। R1 और बीलो दिया था। अब तो है बीलो दिया था? बीलो दिया था सर, लेकिन तो बीलो की क्लास में भाईजान ऐसे नहीं करते। अच्छा, असल में जो दिया है ना, तो मुझे लग रहा है कि क्लियर नहीं हो पाएगा। अच्छा, फैमिली सर्कमस्टांसेस, ठीक है, सही है, मतलब आप उस तरह नहीं पढ़ पाए। ठीक हो गया। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कवर है। ठीक हो गया, इसके सही। अलावा जो पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो मेरा रहेगा। बस सही है। इसका मतलब है कि आप सम हो हाफ ऑफ द सिलेबस पे आपकी एक अच्छी ग्रिप है। मैं स्टार्ट से ये 4 वाला जो आपने लिखा है, फॉर 1 बीला सीला और टैक्स, ठीक है, इसके बारे में ठीक है। उन्होंने कहा मैं, तो मैंने सिर्फ, लेकिन बस एक बात है, आपको ना, आप अगर आपने पीछे R1 और बीलो उठाया, ज़ाहिर है फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से बंदा नहीं पढ़ पाता। एक बात जहन में रखनी चाहिए, हम सब वही इंसान हैं, अगले 6 महीने भी वही फैमिली होती है। हर वक्त फैमिली में ना कहीं आसपास किसी का मरना, जीना, शादी ब्याह ये रहते हैं। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मसलों मसाइल हो फैमिली में, वो 2-3 महीने में नहीं ख़त्म होते। तो ये जहन में रखना है कि अक्सर क्या होता है, लोग एक दफ़ा अटैम्प्ट देते हैं, फिर घर की वजह से नहीं ज़्यादा पेपर दे पाते। अगली बार कहते हैं मैं माजी की गलती रिपीट नहीं करूँगा, मैं 4 पेपर दूंगा। एक दफ़ा रीअसेस ज़रूर कर लें कि आपकी घर के कामों में कितनी इन्वॉल्वमेंट है। ऑब्वियसली आप अगर अपने घर के काम आ जा रहे हैं तो वो सबसे बड़ी प्रेफरेंस है। कोई बात नहीं, एक अटैम्प्ट में अगर कम पेपर दे देंगे तो कोई दुख वाली बात नहीं है। लेकिन एक गलत होप कि मैं शुरू में 4 उठा लूँ और आगे जाके सोचूँ मैंने क्या किया था। तो बस ये है कि इफ़ थिंग्स आर वेरी क्लियर और अब आप अच्छी तरह से डिटरमिन्ड है तो फिर ठीक है, आपका कम्बिनेशन समझ आ रहा है। शिफ्ट की वजह से हुआ ना, क्योंकि घर में रहकर मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ। ठीक है, आप ऑनलाइन दे रहे थे, अब आप फिजिकली यहाँ पे। ऑनलाइन में मैं घर में नहीं मैनेज कर पा रहा था, तो ठीक होगा, फिजिकल पे आ गया हूँ, तो अटैचमेंट तो यही कॉम्बिनेशन मैं बना कर आया था। ठीक हो गया। फॉर 1 के साथ CMA रखना वो मेरे लिए बस सही है, ठीक है, ये भाई का फैसला सही है, क्योंकि इन्होंने वो दिया हुआ है, R1 और बीलो। R1 और बीलो दिया। R1 में भी प्रैक्टिस ज़्यादा है और CMA में उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, दोनों एक साथ सही है। इसका मतलब है इन्होंने इनमें से 2 पढ़े हुए हैं, तो ये इनका 4 का फैसला थोड़ा सा लॉजिकल है, बट अगेन मेहनत करनी होगी। PRC पास और पहली अटैम्प्ट देनी है। और अभी इस वक्त क्या कम्बिनेशन उठाया हुआ है? R1 और टैक्स और बीलो। R1 टैक्स और बीलो, लेकिन अब साथ में या सीलो ऐड करना पड़ेगा या हाँ CMA ऐड। हाँ, इसमें अब एक दफ़ा देख लें। इन्होंने कहा कि मैंने R1 टैक्स और बीलो उठाया हुआ था, तो अब बीलो की जगह या तो वो आ जाएगा CMA आ जाएगा, या फिर बीलो के साथ सीलो ऐड हो जाएगा। दोनों में अच्छा ऑप्शन कौन है? देखिए, मेरे से पूछेंगे तो मेरे पास सब्जेक्ट बहुत पसंद है,
मुझे लगता है आसान है, मज़ेदार है। मतलब ये दोनों सब्जेक्ट का बहुत बड़ा क्वांटम नहीं है कंपनी लॉ बी लॉ की तरह, बल्कि आज की मेरी ओरिएंटेशन भाई यहाँ आने से पहले तो नहीं पता था आपसे क्या बातें होंगी। आप मेरी ओरिएंटेशन जो यूट्यूब पे जाएगी ना, वहाँ देख लीजिएगा, मैंने वहाँ बताया कि पूरे सीए का सबसे छोटा पेपर सी लॉ है। सी लॉ बी लॉ से भी छोटा है। इन्होंने कैंची लगा के तो उसको गलती से ग्रुप बी में डाल दिया, वो ग्रुप बी का पेपर नहीं है। तो आप मेरी ओरिएंटेशन देखेंगे, मैं ज़्यादातर टाइम बात ही ये की है कि भाई मज़े हैं, फेयरवेल अटैम्प्ट है, जाती जाती बाहर लूट लो। तो टू मी बी लॉ प्लस सी लॉ तकरीबन CMA के बराबर है। और अगर मैं टाइम ऑफ लेक्चर्स की बात करूं तो यहाँ 2 घंटे की CMA की क्लास 6 डेज़ है। बी लॉ में या सी लॉ में 5 दिन क्लास होती है 1-1 घंटे की, और उसमें एक टेस्ट होता है कई दफ़ा। तो आगे चल के 4 दिन क्लास हो रही होती है, 1 दिन टेस्ट हो रहा होता है और 1 दिन छुट्टी हो रही होती है, क्योंकि ये छोटे पेपर है। तो हम इनको उतना टाइम नहीं देते जितना ऑडिट को दें या जितना MFA को दें या इस तरह से करके। तो ये वज़नी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ़ पेपर बढ़ते हुए ये फील ज़रूर होता है कि मैं 4 पेपर दे रहा हूँ, तो वो बोझ फील ज़रूर होगा। हाँ, मतलब अब यही है कि अगर आप उसको कहेंगे ना कि भाई 4 पेपर हैं, हर दिन 4 पढ़ने हैं, तो उससे थोड़ा सा डर सा लग जाता है। R1 बी लॉ टैक्स प्लान किया हुआ था और आपको अभी तक की बातें नहीं पता थी जो हमने की हैं, तो ठीक है, इसका मतलब है मैं कामयाब हो गया। तो अगर तो आप अपने आप को अच्छा अबव एवरेज मानते हैं, ये अबव एवरेज का मतलब है कि आप टेक्निकल पेपर उठा सकते हैं, जज्बाती का मतलब है आप ज़्यादा पेपर उठा सकते हैं। दोनों हैं बराबर, यानी ये टेक्निकल पेपर और उस पर एफ़र्ट काफ़ी ज़्यादा है, इन पे एफ़र्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये हैं 2। तो बस ये दोनों तरफ जो है ना, तो आपने अच्छी तरह से सोच के एक अच्छा फ़ैसला करना है। थर्ड वाला, अच्छा ये थर्ड, ठीक है। FR1 सी लॉ भी, अच्छा हाँ, ये अच्छा ये 4 के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। FR1 बी लॉ सी लॉ टैक्स, वो हो आग लगा देंगे, थोड़ा सा R1 के साथ लगा देंगे, अल्लाह खैर करे, ठीक है। इसमें एक अगला मसला आएगा, वही वाली बात है, मैंने कहा आपको जो मशवरा दिया उस मशवरे में कहीं भी ज़ाती गर्ज नहीं है। मेरा सी लॉ और जवाद साहब का FR1 आपस में क्लैश में, लेकिन मेरा ऑनलाइन भी अवेलेबल है। हमारे साथ एक दूसरे टीचर सर उसामा वहीद हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, उनका भी सी लॉ अवेलेबल है। यानी कि ये मशवरा आपको बी लॉ सी लॉ इकट्ठे उठाने वाला इसलिए नहीं दे रहा कि आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, हो सकता है वहाँ पे आपका फिर वो क्लैश आए, तो जिसकी वजह से आपको किसी एक में ऑनलाइन की तरह। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि FR1 बाय जवाद और सी लॉ बाय मी, इसमें क्लैश है, चूँकि वो ग्रुप ए और ग्रुप बी के पेपर वजह से, तो टाइमिंग का क्लैश है। 11:30 ही FR1 शुरू होती है और 11:30 ही सी लॉ शुरू होती है। लेकिन सर उसामा की सी लॉ है 9:30 बजे, आई गेस 9:30 या 10:30 के आसपास है, वो क्लैश वाला टाइम नहीं है। तो शायद आप वहाँ से फिर पेपर पिक करना शुरू करें। मेरे ख्याल में उनका सी लॉ, फिर शायद अली इमरान साहब का टैक्स, फिर जवाद साहब का R1 और फिर मेरा बी लॉ, जो 4 उठा रहे हैं उनके लिए शायद इस तरह से बनेगा। तो आप ये चारों बगैर क्लैश के उठा सकते हैं, बट सी लॉ फिर उसमें सर उसामा वाला है, तो ऑप्शंस सारे के सारे वो हैं। बी लॉ के लेक्चर लिए हुए हैं आपके सारे? अगर बी लॉ के लेक्चर लिए हुए हैं तो भी मतलब बी लॉ से माइनस होने से सी लॉ का क्लैश तो नहीं अवॉइड हो रहा ना। हाँ, लेकिन ये है कि अगर लेक्चर लिए हुए हैं तो आप कम से कम अपना वज़न कम कर सकते हैं कि हर दिन ज़्यादा लेक्चर ना पढ़ने पड़े, आप थोड़ा सा इसमें वो हो सकते हैं। मेरे ख्याल में ये एक एक करके जब पूछना शुरू किया तो वो तकरीबन हैं मिलती जुलती ही स्टोरीज़। फ्रेमवर्क मैंने तकरीबन सारा बता दिया, आप इजी होके अपने तौर पे जो आपको फ़ैसला ठीक लगे उस तरह से करें। और अभी तक हमें ये नहीं पता कि वो ग्रुप ए पूरा पास होने पे क्या सोच रहे हैं, और पता नहीं आपने ग्रुप ए पूरा प्लान किया हुआ भी नहीं, तो ऐसा ना हो कि घबरा के आप पूरा ग्रुप ए प्लान करें, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसी तरह भारी फैसला है। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात की है। इन्होंने कहा कि एक बंदे ने उठाया हुआ था FR1 CMA और बी लॉ, तो क्या बी लॉ की जगह टैक्स कर लें। लेकिन अगर आप R1 और CMA दोनों देने का प्लान करके बैठे हुए हैं तो सिर्फ बी लॉ को टैक्स से रिप्लेस कर दें, तकरीबन दोनों बराबर वजन के पेपर है। तो जिसका कम्बिनेशन FR1 CMA और बी लॉ स्टिल था और वो बी लॉ को टैक्स से रिप्लेस कर दे, इक्वली गुड है। मैंने इसीलिए ना सामने ये 3 ऐसे कम्बिनेशन बनाए हैं जिसमें हर तरह के स्टूडेंट कहीं ना कहीं कवर हो जाए।
तो अच्छी तरह से सोच के मैंने आपको बता दिया कि 6 महीने बाद क्या एक्सपेक्टेड चांसेस हैं। क्योंकि मुझे जब ये पेपर्स के बाद और जब हमने सेशन किया नई स्कीम और उसके बाद भी नंबर्स एकदम से गिरते हुए नज़र नहीं आए, तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा इस वक्त गैप है नॉलेज बेस में, तो वो फिर गैप बताने के लिए मैं आ गया। कौन करता है ऐसे? जज्बाती हो गए अपने बच्चों को उठा के नहीं चले जाओ, भाग जाओ, ज़रूरत नहीं है तुम लोगों की। जुल्म नहीं होना चाहिए। पता है बात ये है कि हम सिर्फ ट्यूशन सेंटर नहीं है, आपको सही मशवरा भी देना है। आप अभी आज सीए स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारे साथ सफ़र आपका एंड ऑफ सीए तक है, हम आगे तक पेपर पढ़ा रहे हैं। आज झूठ बोल के 6 महीने कमा लेंगे, 2 महीने बाद आपको पता लग जाएगा हमने फनकारी की थी, आपको खामखा धोखे से एडमिट कर लिया था कि मैं कौन नहीं बी लॉ ना दिया तो बी लॉ तो बेस होता है, बी लॉ जो नहीं देता वो तो आगे कुछ भी नहीं पढ़ पाता। इस तरह का कोई वो नहीं करेंगे। जो सच्ची बात है वो आपके सामने है, हमें कोई दुख नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं अभी 200 की क्लास ऑडिट की, ऑडिट बड़ा आगे का पेपर है, मैं उधर से अब निकल के यहाँ आया हूँ तो एकदम से बिल्कुल ही गेम ही बदल गई। इतना कि मैं इंडिविजुअली पूछना शुरू हो गया, तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो वो एक दुख की बात है। या कम बच्चे सामने बैठे हों तो मैं डिमोटिवेट हूँगा, लेकिन वो बच्चे बैठे हों जिन्होंने यकीन पे हैं कि हाँ भाई हमने ये पेपर देना है, तो मुझे खुशी होगी। वो जो सोच रहे हो कि अच्छा अभी देखता हूँ 1 आध महीने बाद सोचूंगा, उसका फ़ायदा नहीं है। ना आप घर जाके पढ़ेंगे ना सीरियस होकर पढ़ेंगे, तो फिर वो पत्थर को पढ़ा रहूँगा, मेरी बातें जाके आपको वज के मुझे वापस आ रही होंगी। तो हमारा ना इस इदारे का एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें कमर्शियली हम अभी तक ब्रेक इवन तक नहीं पहुँचे। ब्रेक इवन कहते हैं मतलब आपके कॉस्ट पूरी हो जाए उसके बाद आप उससे ऊपर चले जाएं, इसलिए कि हमें थोड़ा सा सच की आदत है। तो हम बेईमानी नहीं करते बच्चे के साथ, जो है ना उसको रिफ़ंड ये वो हर तरह की पॉलिसी में ज़रा इजी रहते हैं। और हम फेसबुक पे जाके बहुत ज़्यादा झूठ वगैरह वो हमें बेचना नहीं आता। तो आपने देखा होगा, अभी तक आपने FR1 की क्लास अटेंड की होगी, तो पहले दिन नॉर्मली बच्चे ज़्यादा नहीं आते, लेकिन आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि अल्लाह का शुक्र है कि आवाम काफ़ी भरोसा करती है। और जो सीनियर्स हैं, आप लोगों ने भी फेसबुक पे तो शायद ही हम कहीं नज़र आए हों, आप भी किसी ना किसी से पूछा होगा तो उन्होंने कहा होगा यार ये शरीफ लोग हैं, बस इनको ज़रा ज़्यादा इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा चमकना नहीं आता, लेकिन ये कॉलेज में जाओ तो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। तो उस वजह से ना वो लेगेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सच इज़ सच अ वंडरफुल थिंग। तो कोई बात नहीं, आप मुझे नज़र नहीं आएंगे 6 महीने, कहीं और दोबारा नज़र आ जाएंगे। मैंने कौन सा जान छोड़ देनी है। बी लॉ सी लॉ इसमें मैं ऑनलाइन एक चुपके से CMA का भी एक बैच पढ़ा रहा होता हूँ, फिर और मतलब इस तरह से मैं कहीं ना कहीं ऑडिट में, फिर आगे CFAP में 3 सब्जेक्ट हैं, और अभी एक स्ट्रेटजी केस स्टडी नया पेपर आ रहा है, वो भी मेरा पेपर है। तो मुझे आप लोगों ने कहीं ना कहीं मिल जाना है। कोई बात, मुझे आपसे कोई जुदाई का दुख नहीं है, लेकिन आपको अच्छे मकसद के लिए मैंने जो है ना कि अच्छे जहाद पे लड़ने भेज दिया, तो ज़्यादा खुशी की बात है। तो ये है। तो आज हम ओरिएंटेशन को गोल करते हैं। आप एक दफ़ा घर जाके अच्छी तरह से सोचें, अपने आसपास के दोस्तों से, अपने उन सीनियर से जो आपको जानते हैं उनसे मशवरा करें। फेसबुक पे मशवरा करेंगे तो वहाँ हर किसी ने ना आपको ग्राहक बनाने के लिए आ जाना है कि आप कहेंगे मुझे बीलो देना चाहिए या नहीं, तो अचानक से किसी टीचर का कोई एम्बेसडर, किसी कॉलेज का कोई एम्बेसडर आके वो बीलो लाजमी देना है, और बल्कि मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ से देना है, बल्कि आओ तुम्हें 2000 रुपये छुड़वा भी दूँ। तो वो उधर जो है ना वो बैठे हुए होते हैं लोग, 5-5 हज़ार रुपये के कमीशन एजेंट होते हैं। वो जनाब बच्चा पकड़ के, बच्चे का दिल है नहीं है, उसको ज़बरदस्ती CA में घुसा देते हैं। तो असल ज़िंदगी में जो लोग फिर रहे हैं अपने इर्द गिर्द, उनसे पूछना है, हॉस्टल वालों से पूछना है, अपने सीनियर से पूछना है, थोड़ा सा अपने तौर पे सोचना है, अपने आप को देखना है। अगर आप वाकई ही मेहनत करने वाले बंदे हैं तो 4 पेपर की तरफ जाना है। ये वज़न इसका और इसका बराबर है, लेकिन इसकी फ़ील ख़तरनाक है। इससे ना डर ज़रा ज़्यादा लगता है आपको ना। दिन में 4 लेक्चर्स, हालांकि बी लॉ और सी लॉ के पूरे हफ्ते में जो टोटल आवर्स हैं वो CMA से कम है। CMA जवाद साहब 2 घंटे अगर पढ़ाते हैं तो फिर उन्होंने फिर ब्रेक नहीं लगानी होती, वो फिर 6 दिन आपको 12 घंटे पढ़ाएंगे। और मैं आपको जो है ना पहला हफ्ता गुजरने के बाद मंडे वाले दिन टेस्ट होना शुरू हो जाएगा, सैटरडे ऑफ होगा, तो मैं 8 घंटे पढ़ा रहूँगा दोनों सब्जेक्ट। तो ये दोनों के मिला के भी आवर्स कम है, लेकिन फिर 2 टेस्ट तैयार करने होंगे 2 सब्जेक्ट को। तो ये वाली ऑप्शन तब करें जब आपको हो कि मैं ज़्यादा पेपर्स हैंडल कर लूँगा। CMA की पासिंग रेशो इस वक्त तकरीबन कम है। हर दूसरी अटैम्प्ट में CMA का सबसे गंदा रिज़ल्ट आता है। CMA मतलब बहरहाल को बहुत अच्छा पेपर नहीं है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। यानी इनिशियली हम कोशिश करते हैं, लोगों को सजेस्ट करते हैं कि R1 CMA हो सके तो इकट्ठे ना उठाएं। इस वक्त मजबूरी ये बन गई है कि नई स्कीम के पंगे आ गए हैं। मैं कभी नहीं लोगों से कहता है FR1 और CMA इकट्ठे उठाएं, लेकिन इस वक्त बजाय इसके कि मैं काबू कहूँ FR1 बी लॉ CMA उठाएं, और बी लॉ देने के बाद भी आप कहें सर मेरा तो फिर आधा पेपर एग्जाम 2 है, मुझे क्या फ़ायदा हुआ। तो
उस फ़ायदे के लिए मैं फिर अब ये सजेस्ट कर रहा हूँ। इन दोनों केसेस में ना 1 और 3 में मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड केस में मेहनत कम है, लेकिन फिर 3 देंगे और निकलेंगे 2, तो शायद फिर आपको देखो, हाँ जो 2 सोच के बैठा हुआ था ना वो फिर ये 3 उठाए। अगर आप FR1 B लॉ सोच रहे थे कि भाई मैं ज़िंदगी में ज़्यादा मेहनत का शौक़ नहीं रखता, तो फिर आप C लॉ को हिम्मत करके ऐड कर लें। अभी ना ऐड करें कोई मसला नहीं है, आप FR1 B लॉ के साथ चलते रहें, अपनी कैपेसिटी देखें, रिज़ल्ट आने के बाद हम पोस्ट रिजल्ट में नया बैच भी शुरू करें तो अरे वाह उसका तो क्लैश भी नहीं होगा। वो कब होगा? वो इस बैच के फ़ौरन बाद होगा, या इससे 1 घंटे के फासले पे होगा, या फ़ौरन बाद होगा, मतलब टूवर्ड्स शाम होगा। तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि C लॉ अगर आप सोच रहे हो और आप कहें अच्छा सर से पढ़ें, थोड़ा सा रुक जाएं, ICAP की शायद 1-आध महीने में कोई और अनाउंसमेंट भी आ जाए, थोड़ा सा कुछ और क्लियर भी हो जाए इस तरह से। तो डिसीजन इज़ ऑल योर्स, मतलब ये स्टेज मंच अब आपके हवाले है। अच्छी तरह से बैठ के सोचें। कल मुझे जो लोग नज़र आएंगे मैं ये समझ जाऊंगा कि वो 80% तैयार है, तो कल हम फिर प्रॉपर ओरिएंटेशन कर देंगे। लेकिन आज ओरिजिनली आई वॉज हेयर कि मैं ओरिएंटेशन कराऊँ, लेकिन मुझे देख के थोड़ा सा लग रहा है असल में ना, जो PRC से आया होता है ना बच्चा, उसकी चेहरे की फ्रेशनेस ही और होती है। तो आपको देखते ही समझ आ गया कि ये तो वो नन्हे मुन्ने राही, वो जो अभी तक टकराए नहीं ना, जो FR1 के साथ CMA FR1 इनके साथ 6-5 महीने गुजार चुका होता है ना, वो उसकी चेहरे की ना वो रंगत ही डिफरेंट हो गई होती है। अभी आपने ना आज की अपनी तस्वीरें ले लें, साल बाद अपनी तस्वीर देखिएगा, आप सबकी इतनी दाढ़ी होगी, थोड़ी सी झुर्रियाँ पड़ी हुई होंगी, ग्लासेस तकरीबन सबको लगे हुए होंगे, आंखों में वहशत होगी, बाल उड़े हुए होंगे। तो इसमें जो है ना वो CA में आके बंदा बड़ी तेज़ी से बूढ़ा होता है। फिर जब वो क्वालिफाई कर जाता है तो फिर माइनस में ट्रैवल करना शुरू कर देता है, फिर जवान नज़र आना शुरू हो जाता है अगले 5-7 साल। फिर जब एक ख़ास टाइम गुजर जाता है तो उसने अल्टीमेटली बूढ़ा तो होना ही है। तो मैं भी पिछले 8-10 साल बड़ा जो है ना, लोग कहते थे यार बड़ा यंग सा बंदा है, अब मैं भी सफ़ेद बाल और वो सारा, ये तो ज़रा ज़्यादा बड़ी दाढ़ी हो तो और ज़्यादा वाज़े हो जाए। अभी ठीक है, हाँ 39 साल एज है माशाल्लाह, अभी तो बाहरें कितनी सी देखी हैं। अगर R1 और CM में सिर्फ 2 कर लें, अगर R1 और CM में 2 कर लें ओके, ये भी ठीक है, मतलब 2 से लोड थोड़ा कम हो जाएगा तो आप R1 CM में दोनों को टाइम दे सकेंगे। तो R1 CM में भी वन ऑफ द ऑप्शन इसमें हो सकती है, यानी कि आप सिरे से फिर इस कन्फ्यूजन से ही बाहर आ जाएं कि ये B लॉ और C लॉ की कहानी है क्या। और ये जो C लॉ आज़ाद पेपर, ये एक अलग लाइन आइटम है। इसका मतलब ये है कि ग्रुप A और ग्रुप B को नहीं सोचना, C लॉ कोई भी कभी भी उठा सकता है, C लॉ में कोई क्लैश नहीं है। ठीक है जी, तो अब आप लोगों ने तसल्ली से सोचना है, और मैं मैनेजमेंट को भी कह दूंगा, और हर तरफ कि आप अगर जाके कहें जी मैंने ड्रॉप करना है, मुझे रिफ़ंड चाहिए, या मैंने इस पेपर को उस पेपर में शिफ्ट करवाना है, नॉर्मली उस पर हर वक्त बहुत सारी बहसें शुरू हो जाती हैं। तो मैंने कहूँगा कि B लॉ में जो भी प्लस माइनस कराए आपने उसको हर तरह से फैसिलिटेट करना है। डन। ऑनलाइन वाले भी इस तरह से करें, लेकिन कोशिश करें कि 1-2 दिन में फ़ैसला सुना दें, पता लगे कि वो रिज़ल्ट आने के 10 दिन बाद एक बच्चा कहे सर ने हमें ऐसे कहा था, तो हम सोच रहे हैं कि अब ड्रॉप कर दें। तो फिर कॉलेज वाले कहेंगे भाईजान आप इतनी क्लासें ले चुके हैं, एक दिन की अगर 200 रुपये की आपने क्लास ली तो 200 मल्टीप्लाई बाय आपके 40 दिन हो गए, आप 8000 रुपये की क्लास कंज्यूम कर चुके हैं। वो मतलब खामखा की इस तरह की बहसें शुरू हो जाती हैं। तो अच्छा है कि इसी हफ्ते में फ़ैसला ले लें। पेपर बहुत मज़ेदार है, मतलब मैं बड़ा दिल था कि मैं पहले दिन आपको पेपर के बारे में बताऊं, लेकिन शायद पेपर उठाना है या नहीं उठाना ये बताना भी बड़ा ज़रूरी है। तो कल आप जो मर्ज़ी फ़ैसला करके आए होंगे, अगर मेरे सामने नज़र आ रहे होंगे, फिर मैं पूछूंगा नहीं क्या फ़ैसला किया, मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, मैं मान लूँगा। फिर भी पर्सनली अगर आपने कहना है कि सर मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे ईमेल पे बता सकते हैं। इन दिनों ज़रा ईमेल ज़्यादा आई हुई होती हैं तो थोड़ा सा हो सकता है डिले आ जाए, मैं 1-2 दिन लगा दूँ रिप्लाई करते हुए। लेकिन आप बताएँ कि सर मैं यूँ हूँ, मैं इस तरह का बच्चा हूँ, मैंने ये सोचा है, आप मुझे बताएँ आपको सही लग रहा है, अगर आपको लगता है कि आप शेयर करना चाहें। वरना कल अगर आप मुझे नज़र आएंगे तो इसका मतलब है आपने किसी भी ऐसा कर लिया है कि अगर आप मुझे कल नज़र आएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इन 2 में से किसी कम्बिनेशन में। उसके अलावा B लॉ का कम्बिनेशन ना कुछ कहीं फिट नहीं हो रहा। डन। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग एक अच्छा फ़ैसला करें, और जो भी करें आपने ये नहीं सोचना कि मेरे इधर पैसे जमा कराए हुए हैं तो उसका क्या होगा। हमारी तरफ से फुल एकोमोडेशन होगी, आपको फंसाना नहीं है। आप रोक दें, ड्रॉप कर दें, फ्रीज़ कर दें, एक अभी ले लें, एक रिज़ल्ट के बाद ले लें, जो डिसीजन लें दैट इज़ ऑल योर्स।
मैंने आपको सीलो का बता दिया, आज की डेट में मेरा सीलो का क्लैश है, लेकिन सर उसामा का जो मेरे साथ ही को टीचर हैं, ऑडिट में भी हम इकट्ठे ही पढ़ाते हैं, उनका सीलो का बैच है और उसके साथ भी आपका कम्बिनेशन सारा बन जाता है, जो मुझे लग रहा है टाइम टेबल बड़ा सिंक करके बन जाएगा। और दूसरा मेरा सीलो का रिज़ल्ट के बाद बैच आएगा जो कि शायद 3 बजे या शायद 3:45, और वो बैच देना है क्योंकि इस दफ़ा सीलो में रश होगा और सीलो मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा सीलो के अंदर जो है ना वो जाना चाहता हूँ, तो सीलो में हमारे पास हमेशा अच्छा रश होता है, 2-3 बैचेस भरे हुए होते हैं। डन, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। मैं ज़रा